हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 6 का हिस्ट्री है। और क्लास 6 का जो हिस्ट्री है ना, उसका सारा चैप्टर वाइज हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो है क्लास 6 का चैप्टर वाइज जो है हम लोग चैप्टर को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्लास 6 से लेकर क्लास 10th का जो सिलेबस है ना, उसको हम लोग एनसीईआरटी का पूरा एक एक चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। और साथ में जो है एमसीक्यू भी करेंगे, क्योंकि ऐसे तो हमारा जो सिलेबस है जेटेट का, ठीक है, वो बोला गया है क्लास 6 to 8 का जो रहेगा सेम आपका जो सीटेट वाला सिलेबस है वही रहेगा, लेकिन उसका लेवल जो है वो हाई किया जाएगा, ठीक है। इसलिए अभी हम लोग फिलहाल क्लास 6 to 10 का एनसीईआरटी का बुक को डिस्कस करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ये मैराथन क्लास है, और जहाँ हम लोग जो है क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री है उसका एमसीक्यू करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर से है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, वेदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 2, 3, 4, 8, ठीक है। याद रखिएगा, वेदों से की संख्या जो है 4 है। देखिए हम लोग एक थोड़ा सा हम टाइम लेना चाहते हैं। जब हम लोग एनसीईआरटी के बुक को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हम लोग एक एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए एमसीक्यू में ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को यहाँ पे हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, आर्य लोग यज्ञों में किसकी आहुतियाँ देते थे। देखिए जब यज्ञ होता था तो किस किस चीज़ की आहुति दी जाती थी, जैसे घी की है, अनाज की है, जानवरों की है, या इन सभी की है। तो देखिए आंसर डी हो जाएगा। इन सबों की जो है हमें आहुतियाँ जो है, इन सबों की आहुतियाँ जो है आपका आर्य लोग यज्ञों में देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पुराना वेद क्या है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो देखिए ये 4 वेद होता है, जिसमें से सबसे पुराना वेद जो होता है ना, ये ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद में कितना मंडल है पूछा जाता है, 10 मंडल होता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। और जैसे कि ये जो सामवेद है ना, इसका संबंध जो रहता है संगीत से होता है। यजुर्वेद का संबंध जो होता है ये आपका यज्ञ से होता है। और अर्धवेद जो होता है ना, ये आपका जादू टोना से होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की रचना हुई कितने साल पहले हुई। 3000 साल पहले, 35 साल पहले, 4000 साल पहले, या 5000 साल पहले। तो याद रखिएगा आंसर बी हो जाएगा, 35 साल पहले। ये आपका सब एनसीईआरटी में दिया गया हुआ है। ऋग्वेद की रचना जो है 35 साल पहले हुई थी। नेक्स्ट है आपका, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग क्या कहलाते थे। पुरु कहलाते थे, आर्य कहलाते थे, भरत कहलाते थे, उपयुक्त सभी कहलाते थे। तो देखिए ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की जो रचना करते थे उसको हम लोग क्या कहते थे, आर्य कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है। दोहे, प्रार्थनाएं, सूक्त और छंद कहा गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा उसको हम लोग सूक्त कहते हैं, जिसमें ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, और 10 मंडल है। तो ऋग्वेद में याद रखिएगा कि 1028 सूक्त है, और जो वर्णित प्रार्थना होती है ना, उसी को सूक्त कहा जाता है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैदिक राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान कौन करता था। अब देखिए अगर जो राजा होते थे वो जब धार्मिक का अनुष्ठान करते थे तो कौन करता था, पुरोहित करता था, ऋषि कहलाता करता था, संत कहलाता था, ये उपयुक्त सभी करता था। तो पुरोहित लोग जो है अनुष्ठान करवाते थे। नेक्स्ट है, वेद किस भाषा में लिखे गए। वैदिक संस्कृत, हिंदी, प्राकृत, अंग्रेजी। तो देखिए यहाँ पे जो है वैदिक संस्कृत में वेद लिखा गया है, ठीक है ना। किस में लिखा गया, वैदिक संस्कृत में वेद लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में घोड़ों को किस काम में लाया जाता था। लड़ाई में, रथ खींचने के लिए, घुड़सवारी के लिए, पोलो खेलने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऋग्वेद काल में जो है घोड़ों को जो है लड़ाई में, रथ खींचने के लिए लाया जाता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। संस्कृत, द्रविड़, आर्य और एस्ट्रो एशियाटिक भाषा। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। द्रविड़ भाषा जो है आपका दक्षिण भाषा में बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं। आपका भारतीय, यूरोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, भारोपीय। तो आंसर हो जाएगा आपका भारत यूरोपीय हो जाएगा, ठीक है। इसे भारतीय यूरोपीय में आएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। संस्कृत, उड़िया, बंगाली, मलयालम। तो याद रखिएगा मलयालम जो है ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संस्कृत जो है किस भाषा परिवार का हिस्सा है। भारतीय, यूरोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, और आपका इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय यूरोपीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। आर्य, द्रविड़, संस्कृत और आपका एस्ट्रो
एस्ट्रो एशियाटिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, एस्ट्रो एशियाटिक। तो देखिए ये झारखंड जीके का भी क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कि झारखंड की जो अधिकतर जो भाषा है ना, ये आपका एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में आएगा। इसमें सिर्फ जो दो भाषा होती है ना, वे द्रविड़ भाषा परिवार में आता है। एक भाषा आपका कुडुक हो जाएगा और एक भाषा आपका मालतो हो जाएगा। ठीक है, ये जो दो भाषा है ना, ये बस आपका जो है द्रविड़ भाषा परिवार में आता है। इसके अलावा जो भी भाषा आपको देखने को मिलता है झारखंड में, वो अधिकतर जो है आपका एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में आता है। देखिए कुडुक जो है ना, कुडुक, ये कुडुक जो है ना, ये आपका उरांव लोग बोलते हैं। और ये जो मालतो है ना, मालतो भाषा, ये आपका पहाड़िया लोग, जैसे कि माल पहाड़िया हो गया, सोरी पहाड़िया हो गया, ये लोग जो है ना, ये मालतो भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो सिर्फ उरांव और ये जो पहाड़िया जनजाति होती है ना, माल पहाड़िया, सोरी पहाड़िया, ये जो दो ऐसे जनजाति होती है जो कि आपका एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। और इनकी भाषा जो कुडुक है, जो मालतो है, ये बस सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, ये जो है ना आपका उड़ाव और ये जो माल पहाड़िया हो गया, सोरी पहाड़िया हो गया, ये जो जनजाति है ना, ये आपका सिर्फ द्रविड़ भाषा परिवार से आता है। इसके अलावा अगर कोई भी भाषा देखने को, कोई भी आपका जनजाति देखने को मिल जाए ना, तो वो आपका एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। जबकि आपका उड़ाव जनजाति का जो भाषा है ना, ये कुडुक है। और जो पहाड़िया जनजाति की जो भाषा होती है ना, माल पहाड़िया हो गया, सोरी पहाड़िया हो गया, इनकी भाषा मालतो है। तो ये जो भाषा जो होती है, ये सिर्फ द्रविड़ भाषा परिवार में आएगा। बाकी जितनी भी भाषा अगर आप लोग को देखने को मिल जाए, करमारी हो गया, कुछ भी भाषा हो गया, वो आपका एस्ट्रो एशियाटिक भाषा में आता है। ठीक है, तो बस एक वर्ड याद रखिएगा, उपद। उपद मतलब हो गया आपका उड़ाव हो गया, और प मतलब हो गया पहाड़िया हो गया। ठीक है, तो ये उड़ाव और पहाड़िया जो जनजाति होती है, ये किस भाषा में आएगा, द्रविड़ भाषा परिवार में आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी जनजाति देखने को मिल जाए, तो वो आपका एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस ऋषि की सतलुज और व्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है? तो ये आपका एनसीईआरटी का बुक में दिया हुआ है, विश्वामित्र, द्रोणाचार्य, दधीची और मातंग। तो आंसर हो जाएगा आपका विश्वामित्र, हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी? चरक दर्शन, चरक संहिता, चरकांक और चरकांक के उपयोग सभी। तो याद रखिएगा, चरक संहिता जो है, चरक ने जो है चरक संहिता लिखी है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किन दो नदियों को देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है? गंगा, यमुना, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंधु। आंसर हो जाएगा आपका आंसर भी सतलुज और व्यास को जो है आपका ऋग्वेद में इन दो नदियों को जो है देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है, चरक आज से लगभग कितने साल पहले हुए? 25 साल पहले, 2000 साल पहले, 22 साल पहले, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा 2000 साल पहले चरक हुए थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किन दो समूहों का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है? पुरोहित और राजा, वैश्य और शूद्र, किसान और पशुपालक, शिल्पकार और चित्रकार। इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर है पुरोहित और राजा। इन दो चीजों समूह का जो वर्गीकरण है कि यह काम के आधार पर जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? जन, विस, ए या बी, दोनों। तो याद रखिएगा, इन दोनों वर्ड का जो है वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जन वर्ड जो है अभी भी हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, तो जन का प्रयोग अभी भी लोगों के लिए और लोगों के समूह के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक थे एक प्रसिद्ध, चरक क्या थे? एक प्रसिद्ध ऋषि थे, वेद थे, राजा थे, इनमें से कोई नहीं। तो ये एक जो है प्रसिद्ध वेद थे, याद रखिए, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। नेक्स्ट है, महाप्राशान कब्र बनाने की प्रथा कब आरंभ हुई थी? 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 3000 साल पहले, 3500 साल पहले। आंसर हो जाएगा आपका 3000 साल पहले महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा प्रारंभ हुई थी, यानी आरंभ हुई थी। नेक्स्ट है, महापाषाण चरक कौन था? तो ये अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक महान वेद थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में जनता या पूरे समुदाय को क्या पुकारा जाता था? दस्यु या दास, जन तथा विष, शोक, तो इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग देखें कि ऋग्वेद काल में जो है हम लोग जनता के लिए या पूरे समुदाय के लिए जिन वर्ड का इस्तेमाल किया करते थे वो जन है और विष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता, ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर
चुके हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है ऐसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है। 2006, 360, 500, 600। तो याद रखिएगा 360 वर्णन जो है ये चरक ने किया है, जबकि अभी की जो आधुनिक विज्ञान के अनुसार 206 है, सॉरी 206 है। ठीक है, थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया बोलते समय, आई एम सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेदिक पुरोहित क्या कार्य था। यज्ञ तथा अनुष्ठान करवाना, समाज में व्यवस्था स्थापित करना, मृतकों को दफनाना या उपयुक्त सभी। तो ऋग्वेदिक पुरोहित का कार्य जो है आपका यज्ञ या अनुष्ठान करवाना रहता था, यज्ञ तथा अनुष्ठान करवाना। नेक्स्ट है आधुनिक शरीर रचना में विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए कि 206 है, जबकि आपका चरक में ने कहा है 360 है। ठीक है, तो ऋग्वेद की भाषाएं क्या है, हिंदी थी, प्राक वैदिक, संस्कृत थी या तमिल थी या इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद की क्या भाषा जो थी ये आपका वैदिक संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण कब के हैं। 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 3000 साल पहले या 3500 साल पहले। तो याद रखिएगा 3500 साल पहले है। ठीक है ना, फिर से क्वेश्चन देखिए कि चीन में लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण कब के हैं। तो ये आपका 3500 साल पहले के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऋग्वेद में वर्णित देवता नहीं है। अग्नि, इंद्र देवता नहीं है। देखिए अग्नि, इंद्र, सोम, मूषक। तो जैसे कि अग्नि, इंद्र, सोम इन सब का जो है वर्णन किया गया है आपका ऋग्वेद में, लेकिन ये मूषक जो है ये आपका ऋग्वेद में वर्णित देवता नहीं है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की कागज पर छपाई करने का कार्य पूरा किया गया है 150 साल वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले, 700 वर्ष पहले। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है 150 वर्ष पहले जो है ऋग्वेद की कागज पर छपाई करने का कार्य पूरा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ऋग्वेद में वर्णित देवता है। गार्गी, इंद्र और गार्गी, इंद्र, मूषक या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, आंसर बी, इंद्र देवता का जो है ऋग्वेद में जो है वर्णन किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये नेक्स्ट चैप्टर से कि आज से 3000 वर्ष पूर्व कुछ लोग जिस प्रक्रिया द्वारा राजा बने थे। तो देखिए 3000 वर्ष पूर्व जो है राजा कैसे बने जाते थे। पहला ऑप्शन तो है आपका कबीलों द्वारा चुने जाने पर, दूसरा है बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके, तीसरा है पैतृक उत्तराधिकारी द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसे कि आज से 50 साल पहले जो है 50 साल पहले से जो है अभी 50 साल पहले से 50 साल से हम कह सकते हैं कि अभी जो है हम लोग चुनाव के द्वारा जो है आपका सरकार चुनते हैं, लेकिन इससे 3000 वर्ष पूर्व जो है किस प्रकार से जो है राजा बने जाते थे। तो याद रखिएगा बड़े बड़े यज्ञ और आयोजित करके जो है यहाँ पे राजा जो है बने जाते थे। तो आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जो है आपका अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी जानते होंगे और ये सुने भी है, जैसे कि आपका आप रामायण में देखे भी होंगे। उसमें अशोक, इसमें जो राजा राम जो है वो अनुष्ठान करते हैं और अपने घोड़े को जो है चरने के लिए छोड़ देते हैं और वो हर वो मतलब कि क्षेत्र पे जाता है जिस क्षेत्र का राजा जो रहेगा अगर वो शक्तिशाली रहेगा तो वो फिर उस घोड़े को रोकता है। ठीक है, तो इस तरीके के अनुष्ठान की जाती थी। उसके बाद जो है यहाँ पे राजा बने जाते थे। तो इस तरीके से बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके 3000 वर्ष पूर्व जो है कुछ लोग राजा बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था। सेनापति होता था, महामंत्री, सारथी, पुरोहित होता था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा क्योंकि जो युद्ध क्षेत्र होता है ना उसमें राजा के साथ कौन रहता है, तो उसका सारथी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ के अवसर पर राजा की विजय गाथा का गुणगान करता था। अब बताइए जब यज्ञ होता है तो राजा का गुणगान कौन कर सकता है, राजा का सारथी, पुरोहित, मुख्यमंत्री या उपयुक्त सभी। तो ऑब्वियसली जो राजा का सारथी होता है वो युद्ध के दौरान राजा के साथ रहता है, तो उसका विजय गाथा का गुणगान कौन करेगा, तो राजा का सारथी करेगा। आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्न लोगों को वेदों की अध्ययन का अधिकार नहीं था। शूद्रों को, महिलाओं को, एवं दोनों को। तो देखिए वेद व्यवस्था के अनुसार जो है आपका ये जो शूद्र होते थे ना जो कि सबसे छोटे जात के होते थे, तो इन लोगों को और महिलाओं को जो है वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। तो आंसर क्या
क्या हो जाएगा, आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना किस वर्ण का कार्य था। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखे थे कि यहाँ पे कार्य के अनुसार जो है लोगों को विभाजित कर दिया गया था। जैसे युद्ध करना जो था क्षत्रिय का काम था, ब्राह्मण का काम जो है यज्ञ अनुष्ठान करवाना था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं आपका कि युद्ध करने का काम जो था ये आपका क्षेत्रीय का था, ऑप्शन में आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ण व्यवस्था के अनुसार किस वर्ग को सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। वैश्य को, क्षेत्रीय को, ब्राह्मण को, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सबसे श्रेष्ठ जो है हम लोग ब्राह्मण को ही माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है। कृषक का स्थान, जन के बसने की जगह, लोगों की पदवी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जन की बसने की जगह को हम लोग जनपद कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण था। फसलों पर लगाया गया कर, कारीगरों का पर कर, व्यापारियों पर कर और आखटकों पर कर। तो देखिए महाजनपद काल पे में ना आपका हर चीज़ पे जो है कर लगाया गया था, और सबसे ज़्यादा जो कर और सबसे महत्वपूर्ण कर जो था ये फसलों पर लगाया गया कर था। इसके अलावा ये कर भी थे, जैसे कि कारीगरों पे भी कर लगाया गया था, व्यापारियों पर भी कर लगाया गया था, आखटों पे भी कर लगाया गया था। लेकिन उस काल में जो है फसलों पर जो है जो लगाया गया कर था वो सबसे महत्वपूर्ण कर था। तो आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाजनपदों का उदय हुआ लगभग 2000 साल पहले, लगभग 2500 साल पहले, लगभग 3500 साल पहले, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा महाजनपद का उदय जो है लगभग 2500 साल पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिकारी तथा खाक संग्रहक राजा को देते थे भेड़ बकरियां, जंगल से प्राप्त वस्तुएं, अस्त्र शस्त्र, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि अभी हम देखें कि महाजनपद काल में क्या था कि ये यहाँ पे बहुत सारी सेनाएं रखी जाती थी, और सेना लोग को जो है ना एक अस्थायी रूप में रखा गया था। तो अस्थायी रूप में सेना को रखने के लिए ना इन लोगों को वेतन दी जाती थी। ठीक है ना, वेतन दी जाती थी, इनकी हर ज़रूरतों को पूरा किया जाता था। तो इनको वेतन देने के लिए कर लगाया गया था, और कर हर एक लोगों पे लगाया गया था। जैसे कि आपके जो मतलब कि जो कृषक थे ना उसके फसल के उत्पादन पे लगाया गया था। फिर जो खाक संग्राहक थे ना वो जो मतलब जंगलों से जो उन्हें मिलता था ना तो उन पे कर लगाया जाता था। इसी तरह जो आपके कारीगर होते थे ना तो उन पे भी कर लगाया जाता था। व्यापारियों पे उनके व्यापार पे कर लगाया जाता था। तो जो खाक संग्राहक होते थे ना वो राजा को क्या देखते थे, तो वो जंगल से जो भी वस्तु उन्हें प्राप्त होती थी ना वो उसे कर के रूप में दिया करते थे। तो आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो देखिए महाजनपद काल में मगध जो थे ना बहुत ही शक्तिशाली राज्य बन गया था। तो उस समय उसकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र थी, दिल्ली थी, प्रयाग थी, राजगिरी थी। तो याद रखिएगा जो पहला राजधानी थी ना वो राजगिरी थी। ठीक, राजगिरी था, फिर उसके बाद चेंज करके अभी पाटलिपुत्र बन गया था, और पाटलिपुत्र जो कि पटना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रारंभिक बोला है तो प्रारंभिक आपका राजगिरी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे महत्वपूर्ण जनपद बनकर उभरा। मगध, कौशल, अवंती, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मगध जो था ना ये सबसे महत्वपूर्ण जनपद बनकर उभरा था। हमारा 16 जनपद है, और 16 जनपद के बारे में एक बार ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है ना, उनकी राजधानी के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु एक शक्तिशाली शासक था, कहाँ का था, अवंती का था, कौशल का था, मगध का था, या वज्जी संघ का था। तो याद रखिएगा ये मगध का था। क्या कहाँ का था, मगध का था आपका। अजातशत्रु एक शक्तिशाली शासक था, मगध का था। ये मगध का था। तो ये जो देखिए वज्जी संघ में क्या होता था ना, यहाँ के जो राजा होते थे ना, अगर ये कोई भी ये अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग राजा थे, और वो राजा जो भी अगर निर्णय लेते थे ना तो सारे राजा मिल के लिया करते थे। तो इस तरीके से इन लोगों का एक मतलब कि एक ग्रुप था, जिस हम लोग कह सकते हैं कि सब ये लोग कुछ भी करते थे, कुछ भी मतलब कि कोई भी डिसीजन लेना रहता था या किसी पे काम करना रहता था तो सब मिल के क्या करते थे। तो जब ये मगध बहुत शक्तिशाली राज्य शासक बन चुका था उस समय मगध, तो उसमें अजातशत्रु जो था मगध का राजा था, तो वो वज्जी संघ में आक्रमण किया था, लेकिन इसलिए जो है वो जीत नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे जो था यूनिटी था। ठीक है, राजाओं का जो यूनिटी था, सब मिल के जो है किसी भी चीज़ पे काम किया करते थे। अगर कहीं पे मान लीजिए कोई कहीं जगह पे अगर कोई आक्रमण कर दिया तो सारे राजा साथ मिल जाते थे। तो जब ये बुद्ध के पास गया ना तो बुद्ध जो है यही कहा
था वजी संघ के बारे में कि जब तक वजी संघ का राजा जो है एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तब तक वजी संघ को कोई भी नहीं हरा सकता। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि वजी संघ जो था ना किस तरीके से मगध से अलग कार्य करता था, क्योंकि मगध में एक शक्तिशाली शासक रहा करता था, लेकिन वजी में ऐसा नहीं था। वजी में हर एक क्षेत्र का अलग अलग राजा था और ये साथ मिल के सब जो है काम करते थे। ये नहीं कि कोई भी राजा जो था वो बहुत ही शक्तिशाली था और वो सेंटर पे काम कर रहा है, ऐसा नहीं था। तो इस तरीके से वजी संघ जो था ना ये मगध से जो था अलग था, और वजी संघ इतनी शक्तिशाली होने के बाद भी जो है ये आपका इसका राज्य खत्म हो गया था। कब खत्म हुआ था ये हम लोग एनसीईआरटी में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में स्थित मगध की पहली राजधानी थी राजगिरी, आधुनिक राजगीर, पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, वैशाली, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि बिहार में स्थित जो मगध की जो पहली राजधानी थी यहाँ पर राजगिरी थी, जो कि आधुनिक राजगीर है, अभी राजगीर के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर इसके बाद इसको पाटलिपुत्र बनाया गया था जो कि अभी पटना है। ठीक है, आंसर ए इसका जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिकंदर कहाँ का राजा था? मैसेडोनिया का था, मंगोलिया का था, फारस का था, इटली का था? तो याद रखिएगा ये मैसेडोनिया का था। देखिए सिकंदर जो है ना ये विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए इन्होंने बहुत सारे क्षेत्र को जीत लिया था। पूरे एशिया को जीतने के बाद जब ये मगध पे जीतना चाहता था ना, मगध पे आक्रमण करना चाहता था और ये योजना बनाया, तो पता है ये जो सिकंदर की सेना लोग थे ना ये इस चीज़ के लिए मना कर दिए। क्यों? क्योंकि उस समय मगध का जो अधिकतर एरिया जो था ना वो जंगल पे था, और जंगल से इन लोगों को हाथी मिल गया था, और हाथी को इन लोगों ने ट्रेंड किया, और ट्रेंड करने के बाद उसी सेना के रूप में जो है इस्तेमाल करने लगा। तो इस तरीके से मगध बहुत ही शक्तिशाली जो है सेना बन गया था, इनके पास सेना था। तो जिसके कारण सिकंदर की जो सेना थी जो कि विश्व विजेता बनना चाहता था सिकंदर, और इन्होंने अधिकतर क्षेत्र को जीत लिया था, लेकिन मगध पे आक्रमण करने से इसका सेना लोग जो था मना कर दिया था। तो ये सिकंदर जो था ये मैसेडोनिया का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजगिरी के बाद मगध की राजधानी बना वैशाली, पाटलिपुत्र, गंधार, इनमें से कोई नहीं। तो राजगिरी के बाद जो अगली राजधानी बना था आपका ये था मगध का पाटलिपुत्र था। ठीक है, जिसको भी हम लोग आधुनिक पटना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिकंदर राजा था मेसोपोटामिया, मैसेडोनिया, तो अभी हम लोग देख चुके हैं ये आपका मैसेडोनिया का राजा था, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैशाली किस राज्य की राजधानी थी? मगध की थी, अवंती की थी, अंका था, वडिका था? तो याद रखिएगा ये आपका वडिका राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वजी संघ की राजधानी थी वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगिरी, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका वैशाली था। वजी संघ की जो राजधानी थी ये आपका वैशाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वजी संघ का वर्णन किस निकाय में मिलता है? महाजन निकाय में, लघु निकाय में, दृग्य निकाय में, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका जो वर्णन जो है ना दृग्य निकाय में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था लगभग 1500 साल पहले, लगभग 2300 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले, लगभग 800 साल पहले? तो लगभग जो है 23 साल पहले जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर का। तो ऐसे ये क्लास इसका चैप्टर 1 ही है, तो थोड़ा सा चैप्टर इधर उधर हो गया है तो उसको मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक महापाषाण स्थल नहीं है? ब्रह्मगिरी, आदि चांदलूर और मेहरगढ़, कोई नहीं। तो देखिए आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, मेहरगढ़ जो है ना ये आपका पूरा एक महापाषाण स्थल नहीं है। देखिए हम लोग यहाँ पे जब एनसीईआरटी का बुक डिस्कस किया ना तो उसमें हम लोग पूरा ये ग्राफ के थ्रू जो मैप के थ्रू आपको यहाँ पे दिखा चुके हैं कि कौन सा महापाषाण स्थल है, कौन सा नौपाषाण स्थल है और कौन सा पूरा पाषाण स्थल है। ठीक है ना, तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर को देख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक नौपाषाण स्थल नहीं है? मेहरगढ़, ब्रुजहोम, महागढ़, हुंसकी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हुंसकी, आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है ये आपका पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। ठीक है ना, बाकी जो मेहरगढ़, ब्रुजहोम, महागढ़ जो देख रहे हैं ये आपका नौपाषाण पूरा स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? जैसे कि कोल्डी हवा, महागढ़, दोनों और कोई नहीं। तो देखिए ये जो कोल्डी हवा है और
महागरा है, ये दोनों जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल जम्मू और कश्मीर में स्थित है? ब्रुजहोम, चिरांदू, कोल्डी हवा, महागढ़। आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए, ब्रुजहोम जो है ये आपका नौपाषाण स्थल जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल बिहार में स्थित है? ब्रुजहोम, चिरांद और कोल्डी हवा और आपका दार्जिली हेडिंग। तो आंसर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चिरांद हो जाएगा। देखिए इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ हम आपको थोड़ा सा ग्राफ दिखा दे रहे। ग्राफ से आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को इस तरीके से मिलता है। तो देखिए ये मैप है, ठीक है ना। इस मैप को हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि ये आपका ब्रुजहोम है, ठीक है, ये कोल्डी हवा है, महागढ़ है, भीमबेटका है, देखिए और ये मुंबई है। यहाँ पे आप देखिए ये आपका पूरा पाषाणिक स्थल है, जैसे कि हुस्की हो गया, कुर्नल गुफा हो गया, और हुस्की, कुर्नल गुफा और भीमबेटका, ये तीन जो है ना ये आपका पूरा पाषाण पूरा स्थल में आता है। और ये जो आप देख रहे हैं ना हुल्लूर है, पेमपल्ली है, और पेमपल्ली है, कोल्डी हवा है, महागढ़ है, और ये दार्जिली हेडिंग है, ठीक है, चिरांद है, मेहरगढ़ है, और इसका ब्रुजहोम है। ये जो है ये आपका नौपाषाणिक पुरा स्थल में आता है। और ये महापाषाणिक पुरा स्थल में आपका ब्रह्मगिरी आता है, आदि चंदलूर आता है, और आपका ये जो दो जगह है ना, बस ये आपका महापाषाणिक पूरा स्थल में आता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं इनाम गांव, जो कि आपका आरंभिक गांव है, और ये आपका आधुनिक नगर में आपका कोलकाता आ जाएगा, मुंबई आ जाएगा, ये सब आपका आधुनिक नगर में आ जाएगा। तो आप इस ग्राफ को जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, इस मैप को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको ये सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा जगह कहाँ है, और कौन सा आपका पूरा पाषाणिक पूरा स्थल में आता है, कौन सा नौपाषाणिक पुरा स्थल में आता है, और कौन सा जगह जो आपका महापाषाणिक पुरा स्थल में आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि महापाषाणिक पुरा स्थल में केवल आपका ब्रह्मगिरी आएगा और आदि चंदलूर आएगा, और पूरा पाषाणिक पुरा स्थल में आपका हुस्की आएगा, कुर्नल गुफा आएगा, और भीमबेटका आएगा। इसके अलावा अगर आपको कोल्डी हवा देखने को मिल जाए, या हुल्लूर देखने को मिल जाए, पेमपल्ली देखने को मिल जाए, या आपका चिरांद, महागढ़ या मेहरगढ़, दार्जिली हेडिंग, तो ये आपका जो है आपका नौपाषाणिक पूरा स्थल में आता है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग करने वाले थे क्वेश्चन नंबर तो देखिए यहाँ पे बोला था गया था कि कौन सा नौपाषाण स्थल बिहार में स्थित है। तो ये चिरांद जो है ना ये आपका कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष किस नौपाषाण स्थल में पाए गए हैं? हल्लूर में, मेहरगढ़ में, पेमपल्ली में, दार्जिली हेडिंग में। तो देखिए मेहरगढ़ में, ये चैप्टर 2 में हम लोग डिस्कस किए थे कि मेहरगढ़ में जो है वर्गाकार और आयताकार मकानों के अवशेष जो है मिला है, और ये आपका नौपाषाण स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य पाषाण काल का समय क्या था? 12,000 से लेके 10,000 साल, या 2,000 से लेके 4700, या आपको 15,000 से लेके आपका 12,000, या आपका 10,000 से 1200। तो देखिए पहले ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि 12,000 से लेके 10,000 साल का जो अवधि है ना ये आपका मध्य पाषाण काल का समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप का प्रारंभिक गांव है? इनाम गांव, मेहरगढ़, ब्रुजहोम और कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका इनाम गांव। हम लोग देखे थे कि कौन सा आपका प्रारंभिक गांव में आता है, कौन सा आधुनिक नगर में आता है, ये सब हम लोग ग्राफ में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल तमिलनाडु में स्थित है? हुल्लूर, चिरांद, पेमपल्ली और दार्जिली हेडिंग। तो देखिए पेमपल्ली जो है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ये आपका कैसा स्थल है? तो नौपाषाण स्थल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक नौपाषाण स्थल नहीं है? भीमबेटका, हुस्की, कुर्नूल गुफा है और ब्रह्मगिरी। तो ये ब्रह्मगिरी जो है ये आपका ये जो है आपका पूरा पाषाण स्थल में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक मानव भोजन का इंतजाम कैसे करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, पौधे, पत्तियाँ, फल मूल इकट्ठा क्या करते थे? उपयोग सभी। तो आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये जो आखट आरंभिक मानव जो है ना ये
भोजन का इंतजाम जो है इन्हीं सभी चीज़ों से क्या करते थे। तो आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो व्यक्ति जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें क्या कहते हैं? आखिर खाक संग्रहण कहते हैं, आदि मानव कहते हैं, किसान कहते हैं, मवेशी कहते हैं। तो उसको हम लोग आखट खाक संग्रहण के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, आखटक खाक संग्रह कहते थे। नेक्स्ट, गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहा जाता है? गर्तवास, खाक भंडार, सीढ़ियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर गड्ढे से नीचे जो घर बनाया जाता है ना, तो उसको गर्तवास कहा जाता है। आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। तो जो आरंभिक काल है ना, उसको हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से हुई थी? 12,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 8,000 साल पहले, कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा 12,000 साल पहले जो है पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब की गई थी। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण काल का समय कितने वर्ष तक था? 20 लाख से 12,000, 20 लाख से 4700, 15 लाख से 12,000 या 10 लाख से 12,000। तो देखिए, 20 लाख से 12,000 का जो अधिक काल है ये पूरा पाषाण काल का समय आता है, जबकि 12,000 से लेकर 10,000 का जो अधिक काल है वो आपका मध्य पाषाण काल में आता है, और 10,000 से पूर्व का जो समय है ये आपका नव पाषाण काल में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बना के रहते थे। ब्रुज होम, राजस्थान, यूरोप के। तो याद रखिएगा, ब्रुज होम के लोग जो है गड्ढे के नीचे घर बना के रहते थे, और इसी को जो है गर्तवास कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि गड्ढे के नीचे घर बना के कहाँ के लोग रहते थे? तो ये आपका ब्रुज होम के लोग जो है ये आपका गड्ढे के नीचे घर बना के रहते थे, और इसको जो है गर्तवास कहा जाता था। नेक्स्ट है, शैल चित्र कहाँ मिले हैं? मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में, हरियाणा तथा हिमाचल की गुफाओं में, जम्मू तथा पंजाब की गुफाओं में। तो देखिए, हम लोग ये एनसीईआरटी में डिस्कस किए हुए हैं कि मध्य पाषाण और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में जो है हमें शैल चित्र मिले हैं, जिसमें से भीमबेटका जो है एक उदाहरण है शैल चित्र का, जो कि आपका मध्य प्रदेश से मिला है। तो शैल चित्र कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को क्या नाम दिया गया है? बचने की प्रक्रिया, घर, झुंड, कबीला। तो इसको हम लोग बचने की प्रक्रिया कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि लोग पर्वतीय गुफाओं में रहते थे, और यहाँ उन्हें किससे राहत मिलती थी? बारिश से, धूप से, हवाओं से। तो देखिए, इन सभी से जो है इन्हें राहत मिलती थी। नेक्स्ट है, नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ था? 12,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, और 95 साल पहले, 8,000 साल पहले। तो याद रखिएगा, 10,000 साल पहले जो है नवपाषाण काल का आरंभ, नवपाषाण काल जो है आरंभ हुआ था, नवपाषाण युग जो है आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण औजार बनाने की तकनीक क्या नहीं थी? पत्थर से मिश्र धातु बनाना, पत्थर से पत्थर को टकराना, दबाव शल्क तकनीक, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पत्थर से मिश्र धातु बनाना जो है ये आपका पाषाण औजार बनाने की तकनीक नहीं थी। नेक्स्ट है, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई थी? देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आपका ये जो 99% कहानियाँ जो हमें देखने को मिलती है, जो पढ़ने को मिलती है इतिहास में, वो किस काल में घटित हुई है? तो यहाँ पर नवपाषाण काल ऑप्शन है, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण। तो ये सारी कहानियाँ 99% कहानियाँ जो है हमें पूरा पाषाण काल में ही देखने को मिलती है। बाकी का जो 1% है वो हमें मध्य पाषाण और नवपाषाण काल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में होते थे? मध्य पाषाण युग के दौरान, पूरा पाषाण युग के दौरान, लघु पाषाण युग के दौरान, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा कि 99% जो कहानी जो है ये हमें पूरा पाषाण युग के दौरान देखने को मिलता है। तो आंसर बी ही जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरंभिक मानव के औजार किससे के बने होते थे? लकड़ी के, पत्थर के, हड्डियाँ के, सभी के। तो इन सभी का हो जाएगा आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण काल का समय क्या माना जाता है? 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले के दौरान, 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक, 10,000 पहले से लेकर 5,000 साल पहले तक, इनमें से कोई नहीं। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि पूरा पाषाण काल का समय क्या था? हम लोग ये पढ़ते आए हैं, अभी भी डिस्कस किए थे कि 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले का जो काल था ये पूरा पाषाण काल का समय था, और 12,000 साल से लेके 10,000 साल पहले का जो समय था ये आपका मध्य पाषाण काल का था, और नवपाषाण जो है 10 साल पहले तक का जो अवधि था ये आपका नवपाषाण काल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुतुरमुर्ग के अंडे से क्या बनाए जाते थे? मनके बनाए जाते थे, मूर्तियाँ बनाई जाती थी, बर्तन बनाए जाते थे, खिलौने बनाए जाते थे। तो याद रखिएगा, शुतुरमुर्ग के अंडे से जो है मनके बनाए जाते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुफा में राख के ऑसेस मिले हैं? कुरनुल गुफा, भीमबेटका, एलोरा, अजंता। तो आंसर हो जाएगा आपका कुरनुल गुफाएं हो जाएगा। देखिए एक बात हम थोड़ा सा आपको डिस्कस करना चाहते हैं कि हमारा जो टीचर लेवल एग्ज़ाम होता है ना, वो एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है ना। और अधिकतर चीज़ें जो होती है एनसीईआरटी से होती है, इसलिए हमें एनसीईआरटी की एक एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करना है और इसी चीज़ को टारगेट में लेकर जो है हम एनसीईआरटी का सारे इस चैप्टर वाइज और साथ में एमसीक्यू भी डिस्कस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी से जो है हमें कितनी की चीज़ें जो है देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि मध्य पाषाण युग के पाषाण पत्थर के औजार कैसे होते थे? बहुत बड़े होते थे, मध्य आकार के होते थे, बहुत छोटे होते थे, बहुत भद्दे होते थे। तो देखिए मध्य पाषाण काल को हम लोग लघु पाषाण युग भी कहते थे और लघु पाषाण हम लोग इसलिए कहते थे ना क्योंकि इस काल में जो औजार मिलती थी ना वो बहुत ही छोटा होता था और बहुत ही छोटा होने के कारण बहुत ही छोटा होता था और पत्थर से बना हुआ रहता था, इसलिए इसको लघु पाषाण युग कहा जाता है और यानी मध्य पाषाण युग कहा जाता था। तो आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है औजारों का उपयोग किस लिए किया जाता था? फल फूल काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल उतारने के लिए। तो इन सभी के लिए जो है हमें औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। लोग ऐसे स्थानों की तलाश में क्यों रहते थे जहाँ अच्छा पत्थर मिल सके? पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, पत्थर बहुत महंगा था, घर बनाने के लिए पत्थर चाहिए था या उपयोग सभी। तो देखिए पत्थर के उपकरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसे स्थानों की तलाश में रहते थे जहां अच्छा पत्थर जो है मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख की ऑसेस कहाँ मिला है? भीमबेटका से, हुस्की से, कुरनुल गुफा से। तो ये हमें कुरनुल गुफा से मिला है। नेक्स्ट है राख की ऑसेस नेक्स्ट है मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार क्या कहलाते थे? महापाषाण, दिव्य पाषाण, नवपाषाण, लघु पाषाण, माइक्रोलिथ। तो ये अभी हम आपको बताए थे कि मध्य पाषाण काल में जो औजारें होती थी ना वो बहुत छोटा होता था, छोटा होने के कारण जो है उसको हम लोग लघु पाषाण कहते थे क्योंकि पाषाण मतलब तो पत्थर होता है और पत्थर से ही जो है औजार बनाई जाती थी और ये जो औजार होती थी ना बहुत ही छोटा होता था, ठीक है ना। तो ये छोटा को हम लोग क्या कहते हैं? लघु कहते हैं और ये पत्थर से बना हुआ रहता है तो इसको हम लोग पाषाण कहेंगे। तो इस तरीके से ये लघु पाषाण हो जाता है और इसी को हम लोग माइक्रोलिथ भी कहते हैं। तो आंसर डी जो रहेगा